हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स है। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम जानेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पहले से भी आइडिया होगा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और कैसे एटम बनता है और शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, इसको दोबारा से आप यहाँ पे पढ़ोगे और थोड़ा एडवांस वे में पढ़ोगे। तो आज हम जानेंगे कि एटम क्या होता है। तो दोस्तों, आपने पहले से सुना होगा कि जैसे हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे पत्थर है, पत्थर को हम हथौड़े से पीटते जाएं, बारीक करते जाएं उसे, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि पाउडर बन जाएगा। और ज़्यादा उसको बारीक करेंगे तो पाउडर मतलब इतना पतला हो जाएगा वो कि उससे ज़्यादा पतला हो ही नहीं सकता हो। तो इतना पतला हो जाना किसी भी चीज़ का, उसको मतलब इतने छोटे छोटे कणों में टूट जाना, जिससे छोटे वो कण हो ही नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू जो पहले की केमिस्ट्री कहती थी। जो जो एडवांस केमिस्ट्री है वो तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो पहले जो केमिस्ट्री कहती थी वो ये कहती है कि हम जो कोई भी वस्तु है उसको सिर्फ एटम तक ही सीमित रख सकते हैं, मतलब कि एटम तक ही तोड़ सकते हैं उसको। इतने छोटे एटम हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। तो एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई है किसी भी चीज़ बनने की। जैसे आपकी बॉडी है, हम मेरी बॉडी है, किसी भी इंसान की बॉडी है तो वो भी एटम से ही बनी हुई है। और कोई भी चीज़ दुनिया में दिखाई दे रही है आपको तो वो भी एटम से ही बनी है। और जो हवा है, हवा में भी एटम्स बहुत सारे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो एटम्स है। अब जो एडवांस जो केमिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि एटम को भी हम 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम जब जोड़ेंगे तो एक एटम बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब निकलते हैं तो वो किसी एटम से निकलते हैं। और भी एडवांस में जाएं तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी टूटते हैं तो वो क्वार्क में टूटते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब टूटते हैं तो वो क्वार्क में टूटते हैं। ठीक है। अब क्वार्क में टूटते हैं तो क्वार्क भी, अब जब छोटा करेंगे हम, पहले तो छोटा किया हमने, एक पत्थर को तोड़ा, छोटा किया, एटम बन गया। एटम से छोटा किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल बन गए। अब इनको भी जब छोटा करेंगे तो क्वार्क बनेगा, क्वार्क एंटी क्वार्क बनेगा। उसको भी जब छोटा करेंगे हम तो स्ट्रिंग बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी। ये बहुत आगे की बात कर दी मैंने, तो स्ट्रिंग इसको कहते हैं। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी कहलाती है, स्ट्रिंग बनता है फिर इसके बाद। ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक ही सीमित रखूँगा, क्योंकि बीएससी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक ही सीमित है ये चैप्टर। ठीक है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज और मास और एटॉमिक मास वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1, और इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। या फिर इसको 1 AMU भी कह देते हैं, 1 AMU, 1 AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देखो, kg में है -27, और जो ग्राम में कर देंगे तो -24 आ जाएगा, क्योंकि जो 1000 ग्राम होता है वो होता है 1 kg के इक्वल। 1000 ग्राम से बनता है 1 kg। तो जब 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो 24 आएगा। ठीक है। तो ये ग्राम में लिखा गया, अगर इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो -27 आ जाएगा। ठीक है। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है, हमको पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज 0 होता है, और उसका जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है। ओके। तो इसको भी 1 AMU हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, -1 कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एक्चुअल में होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, कूलोम्ब होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम्ब होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है।
अब इसका जो मास आएगा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। 28 ग्राम को हम 10⁻⁻28 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी आ जाता है, क्योंकि 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी हमारे पास निकल करके आता है। ठीक है, अब इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एएमयू में 0.0005 एएमयू। ओके, 549 है, 5 ओके, 4 के बाद 9 है तो 5 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज वाला, जिस पे -1 चार्ज होता है, अभी पढ़ा हमने, या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो इसको दूसरी तरीके से भी हम देख सकते हैं। जैसे आप हो तो आप एक ऑब्जेक्ट हो, या मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, और जो हम कोई भी वस्तु रखिए वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल कर दें, लाइट की स्पीड से अगर उसको कहीं दौड़ा दें, तो वो फिर वेव की तरह बिहेव करता है। वेव का मतलब होता है तरंग की तरह, फिर वो तरंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन भी बहुत स्पीड से भागता है एटम के अंदर। तो वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है बहुत ही स्पीड से, तो वो ड्यूल नेचर शो करता है, मतलब पार्टिकल का भी नेचर शो करता है और वो वेव का भी नेचर शो करता है। जैसे कि हमको पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा होता है, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, जहाँ पे P जो होता है वो मोमेंटम होता है, और लैम्डा जो होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है बहुत छोटी सी दूरी, वेवलेंथ का मतलब बहुत छोटी सी दूरी। ठीक है, और एच जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसकी -34 जूल सेकेंड, सॉरी, -34 जूल सेकेंड होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आइंस्टीन सजेस्टेड ड्यूल कैरेक्टर ऑफ लाइट, वेव एज वेल एज पार्टिकल। मैंने आपको बता दिया, आइंस्टीन ने ये सजेस्ट किया कि जो लाइट होता है वो वेव और पार्टिकल नेचर का होता है। वेव का मतलब, जैसे लाइट जो होता था वो इंटरफेरेंस दिखा रहा था। लाइट जो हो रहा था वो लाइट जो था हमारे पास वो इंटरफेरेंस दिखा रहा था, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब वो वेव था। अब जब लाइट को हम देखते हैं कि लाइट फोटोन के फॉर्म में आ रही है, जिसकी इनर्जी है एच न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू पढ़ते हैं हम, तो ये क्या है? ये पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर भी मिल रहा है और वेव नेचर भी मिल रहा है। लेकिन एक बात और है, जब हम किसी भी लाइट का, लाइट तो लाइट होती है, तो लाइट का अगर हम कभी भी लाइट को अगर हम वेव कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उस टाइम उसको पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, और यदि हम यदि हम लाइट को पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि वो पार्टिकल के फॉर्म में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उसको उस टाइम वेव कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जिस टाइम वो पार्टिकल उस टाइम वेव नहीं है, और जिस टाइम वेव है वहाँ पे पार्टिकल नहीं है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब हमारे पास आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जैसे लैम्डा लिखा गया है एच अपॉन एम वी, तो एम वी बराबर क्या होता है? पी। एम वी इज टू पी, पी मीन्स मोमेंटम। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। अब आता है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली ने ये देखा कि जो लाइट है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है। लाइट क्या है? वेव के फॉर्म में है और पार्टिकल के फॉर्म में भी आ रही है। लाइट क्या थी? पहले वेव थी, तो वेव जब पार्टिकल के फॉर्म में आ सकती है, तो पार्टिकल भी तो वेव के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि द नेचर लव सिमेट्री मीन्स जो नेचर है हमारे यहाँ, जो वातावरण है, जो प्रकृति है, वो सिमेट्री ज़्यादा पसंद करती है। सिमेट्री मतलब जहाँ से जो एक तरफ से दिखाई दे रहा है वो वही दूसरी तरफ से भी दिखाई देना चाहिए। मतलब कि अगर लाइट जो है, लाइट पहले वेव माना जाता था लाइट को, तो लाइट को वेव माना जाता था, तो वेव को जब पार्टिकल माना गया फोटोन की वजह से, फोटोन एनर्जी एच न्यू, तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल को भी वेव कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन हमको पार्टिकल तो वेव दिखता नहीं है, तो हमको ये डे टू डे लाइफ में नहीं दिखता, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ एनी मटेरियल पार्टिकल वॉज कैलकुलेटेड बाई एनालॉगी विथ फोटोन। ओके, इन द केस ऑफ फोटोन, इफ इट इज एज्यूम्ड टू हैव वेव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक ने ये बताया कि ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है।
एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब कि जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन होती है वो एच न्यू का पूर्ण इंटीजर होता है, पूरा इंटीजर होता है, मतलब कि इंटीजर मल्टीपल होता है। एन क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब कि 1.2 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये एक पूरी संख्या होगी। जैसे 1 है तो 1 होगा, 2 है 2 होगा, ऐसा आगे को बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीपल होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो ई है एच न्यू, मतलब कि हमने एन की वैल्यू 1 मान रखी है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी जो आइंस्टीन की इक्वेशन आती है, बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों को जब इक्वल करेंगे, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो हमारे पास जो न्यू होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। कैसे? न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। कैसे? हमको एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल क्या है? स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट मान रहे हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय मतलब दूरी है लैम्डा, बट्टे समय मीन्स टाइम टी, और 1/t, अगर 1/t है तो ये एफ बन जाता है या न्यू बन जाता है। तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? c अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे, ये है एच न्यू, एच न्यू में न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू वहाँ, लैम्डा इस साइड ले जाएंगे तो एम सी, इधर ले जाएंगे सी से सी कैंसिल हो गया एक, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब सी बचेगा खाली, तो एच अपॉन एम सी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम और सी क्या है? स्पीड, और वी वेलोसिटी को भी क्या बोला, क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो इसकी जगह पे हम, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी तो एम इंटू वी हो जाएगा वो। ठीक है, जिस टाइम स्पीड ऑफ लाइट है तो एम सी होगा, लेकिन जिस टाइम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उस टाइम एम वी हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी आ जाएगा, क्योंकि एम वी क्या होता है? पी मोमेंटम होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई इंसान है और उसका मास है 50 kg, और 50 kg उसका मास है, और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास इतना है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? एच अपॉन एम इंटू वी। एम कितना है? 50 × 10, तो 50 × 10 500, तो एच अपॉन 500 होगा। तो इससे, इसके जीरो से एच की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻34, 10⁻⁻34, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो यहाँ पे जब 500 आ रहा है तो 500 के जो डबल जीरो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में चले जाएगा, तो 10⁻⁻36 हो जाएगा, मतलब कि और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी ये वेवलेंथ। तो और भी ज़्यादा छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है वो हमको दिखाई नहीं दे सकती, मतलब स्पीड बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है, इसलिए हमको ये वेवलेंथ दिखाई नहीं दे रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमको वो वेव की तरह शो करेगा। ठीक है, अब एक ये आता है डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली की इक्वेशन से एंगुलर मोमेंटम कैसे प्रूव करते हैं? अब हम देखते हैं 2πr, 2πr कैसे, क्यों लिखते हैं 2πr? क्योंकि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस जो है वो है आर, रेडियस है आर। और जब हम इसकी जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, ये जो परिधि निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr यहाँ पे लिख दिया, तो n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा लिख दिया इसको। n इंटू लैम्डा इसलिए लिखा क्योंकि लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, एंड तुमको पता है कि, हमको ये बात पता है कि द वेव इज़ कम्प्लीटली इन फेज। ठीक है, फेज में होती है जब, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr, और ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल ये होगा। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2π इज इक्वस टू, NH/2π इज इक्वस टू एम वी आर। क्यों?
NH/2 पाई, मतलब कि H/2 पाई का पूरा मल्टीपल होता है। N तो 1 2 3 रहेगा, लेकिन MVR क्यों लिख रहे हैं? MVR क्या है? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो अंदर की ओर लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है MV×R। मतलब कि MVR जो होता है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम जे से डिनोट करते हैं जनरली, जे से या एल से डिनोट करते हैं। तो MVR क्या आ गया? MVR दैट इज J इज इक्वल टू NH/2 पाई। और ये क्या है? ये डी ब्रोगली, मतलब कि बोहर्स के मॉडल से निकला है। क्या डी ब्रोगली इक्वेशन है। और कहाँ से निकला है? बोहर के मॉडल से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और हो सके तो मैं श्रोडिंजर की जो इक्वेशन है वो इस किताब से ना करवा के दूसरी जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।